भारतीय सेना के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं, उनके पराक्रम को प्रणाम करते हैं और उनकी वीरता को वंदन करते हैं। साथ ही आप समस्त देशवासियों को विजय दिवस की शुभकामना प्रकट करते हैं। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारे जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न लेना। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के बेटे मेरे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। हम पहले भारतवासी फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम पहले भारतवासी, नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। 1971 ईस्वी में भारतीय वीर जवानों को धरती माँ ने पुकारा और फिर कैसे अपनी वीरता से वो भारत माँ की जो उनका पोषण करते रही है, इससे कैसे वो भारत माँ के पवित्र दामन को पाकिस्तान के नापाक इरादों से कलंकित होने देते। हम बात कर रहे हैं 1971 ईस्वी की उस वाकया की जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में मध्य में हिंदुस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों का जो शासन तंत्र था एक ही स्थान से संचालित होता था और वह था पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित था। तमाम परिस्थितियों के कारण पूर्वी पाकिस्तान में ऐसी दशा बनी, ऐसी स्थिति बनी जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक सेना गठित की जाती है, जो सेना कोशिश करती है, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया जाता है और ये सेना पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद कराने की कोशिश करने लगती है। इसी क्रम में पाकिस्तान का एक तानाशाही सैनिक शासक पाकिस्तान की गद्दी पर बैठता है, याह्या खान। याह्या खान पाकिस्तान की गद्दी पर बैठने के बाद उसने पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति वाहिनी सेना को कुचलने का फैसला लिया, उसको दमन करने का निर्णय लेता है और फिर 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने मुक्ति वाहिनी सेना के ऊपर, मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी सेना पर अन्याय करना शुरू कर देता है। दमन आरंभ होता है। पूर्वी पाकिस्तान में उथल पुथल की स्थिति बन जाती है। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत में आकर शरण लेने लगते हैं। जहां जिसको जगह मिलता है, वो चाहे असम हो, पश्चिमी बंगाल हो या जहां, वहां जाके शरण लेने लगते हैं। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर राजनीतिक दबाव बनने लगता है कि आप किसी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो यह संकट पैदा हुआ है, इसमें आप इसको गंभीरता से लें और अपनी सेना को भेजें। श्रीमती इंदिरा गांधी यह विचार कर रही होती है कि हम अप्रैल महीने में अपनी सेना को भेजेंगे। इसलिए थल सेना प्रमुख, उन दिनों जो थल सेना प्रमुख थे मानेक शाह, उनके साथ श्रीमती इंदिरा गांधी की बैठक होती है। मानेक शाह ने अपने बैठक के दौरान स्पष्ट कह दिया कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना को भेजें। इसके कई कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था
मॉनसून सामने था और हमारे पूर्वी जो सैन्य कमांडर था उन दिनों केवल एक ही हमारे पास एक ही जोन था, एक कमांडिंग ऑफिस जो पूर्वी क्षेत्र में था वो केवल एक था। और उस समय वहां के हमारे पूर्वी कमांडिंग ऑफिस के इंचार्ज थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। तो इस प्रकार से मानेकशॉ के सुझाव को देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि अभी हमें सेना नहीं भेजनी है। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मार्च में शुरू हुआ यह जो दमन है धीरे धीरे दिसंबर महीना में पहुंच जाता है और दिसंबर महीने में वो चरम पर पहुंच जाता है। दिसंबर महीने में 3 दिसंबर की घटना है जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में कलकत्ता की जनसभा को संबोधित कर रही थी 3 दिसंबर को। जिस समय वो जनसभा को संबोधित कर रही है श्रीमती इंदिरा गांधी, उसी समय उनको जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान की वायु सेना ने भारत के श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा, पठानकोट जैसे जो सैनिक अड्डे हैं उस पर बमबारी करना शुरू कर दिया है। फिर क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी वापस दिल्ली की ओर कूच करती है। कहा जाता है कि श्रीमती गांधी ने आसमान में पाकिस्तान को कैसे परास्त किया जाए, पाकिस्तान पर कैसे जीत दर्ज किया जाए, पाकिस्तान फतह की कहानी आसमान में वो गढ़ती थी। यानी श्रीमती इंदिरा गांधी ने आसमान में गढ़ती थी। गौरतलब हो इससे पूर्व तक केवल उनको पॉलिटिकल डॉल के नाम से जाना जाता था और फिर उस पॉलिटिकल डॉल ने जो कारनामा दिखाया इससे हम समस्त देशवासी गौरवान्वित होते हैं। 4 दिसंबर से भारतीय सेना का प्रहार आक्रमण यानी प्रत्युत्तर भारतीय सेना ने देना शुरू किया। फिर क्या था, 4 दिसंबर के बाद हमने जेसौर और खुलना पर कब्जा किया और धीरे धीरे हमारे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। मानेकशॉ ने हमेशा अपनी सेना को निर्देश दिया कि हमारा लक्ष्य ढाका पर कब्जा करना नहीं है, वरन हम खुलना और चटगांव पर कब्जा करने की बात सोचें। इन्हीं परिस्थितियों में हमारी सेना आगे बढ़ रही थी। तब 14 दिसंबर को एक संदेश प्राप्त होता है भारतीय सेना को कि दोपहर 11 बजे ढाका में गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित होने वाले हैं। 14 दिसंबर ध्यान में रखना है, 14 दिसंबर 1971 ईस्वी को ढाका में गवर्नमेंट हाउस में पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रशासकों की बैठक आयोजित हुई है। और फिर क्या था, भारतीय सेना ने निर्णय लिया कि बैठक के दौरान ही हम बमबारी करेंगे और बिल्कुल अपनी योजना के तहत ठीक के 11 बजे बैठक आरंभ होने के कुछ ही देर बाद MiG-21 विमानों ने उस भवन पर, गवर्नमेंट हाउस पर बम गिराना आरंभ किया और उसके मुख्य छत को, हॉल के छत को उड़ा दिया। गवर्नर मलिक ने कांपते हाथों से अपना इस्तीफा दिया था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान के उस क्षेत्र में जो गवर्नर थे उसने कांपते हाथों से अपना इस्तीफा दिया था। गौरतलब हो इससे पहले ही मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी हो जाती है और पाकिस्तान में 7 दिसंबर को एक पूर्वी पाकिस्तान में नूरुल अमीन को प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाता है। बस केवल यह एक ऐसा था कि कठपुतली की तरह उनको दे दिया जाता है। 14 दिसंबर की इस घटना से पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया था। वो अंदर से उसका साहस जवाब दे दिया और फिर मानेकशॉ को एक संदेश मिलता है 16 दिसंबर को। संदेश के तहत था, आप बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे, ढाका पहुंचे, हमारी सेना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। आत्मसमर्पण करने के लिए जब ये सूचना दी जाती है कि हमारी सेना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, अर्थात पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, उस समय हमारे देश के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व वाली जो सेना थी वह ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। ध्यान में रखना है, भारतीय सैनिक केवल 3000 की संख्या में थे और उस मोर्चे पर पाकिस्तानी सैनिक 26,400 थे। परंतु साहस से युद्ध जीता जाता है, संख्या से नहीं जीता जाता है। और किसी तरीके से साहस की कमी भारतीयों में नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान पर विश्वास करना मुश्किल था, फिर भी अरोड़ा साहब ने इस निर्णय को स्वीकारा और ढाका पहुंचते हैं, जहां ढाका पहुंचने पर पाकिस्तान की
ओर से पाकिस्तान का जो उस समय जनरल जैकब है उसने आत्मसमर्पण किया। तो इस प्रकार से जनरल जैकब के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया। 17 दिसंबर को इन सैनिकों को युद्धबंदी की संज्ञा दे दी गई। और इसके साथ ही जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं, भारत की क्षति की बात की जाएगी, या यूं समझ लें कि भारतीय सैनिकों ने जो इस युद्ध में इस विजय को प्राप्त करने के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाई थी, उनकी संख्या थी भारत के 2400 लगभग सैनिक जो थे इसमें शहीद हुए थे। 3900 माफ करेंगे, 3900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और 5851 ऐसे थे जो घायल हुए थे। और जहां तक पाकिस्तान की बात की जाएगी तो पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिमी पाकिस्तान के भी बड़े हिस्से में भारतीय सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। कालांतर में शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता के तहत फिर दोनों देशों के बीच में पूर्ववत संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह आजादी के बाद की पहली जीत थी हमारी। पूरी तरह से जीत की बात अगर की जाए तो ये पहली जीत थी और इस कारण से हम इस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन है जब हम अपने सेना के पराक्रम पर गर्व करें और साथ साथ यह दिन है जब हम अपने वतन की मान सम्मान के लिए अपने समस्त जो हमारी उपलब्धि है, हमारी जो समस्त जो शक्ति है, इसको समर्पित करने का संकल्प लें। इसी उम्मीद के साथ कि हम में राष्ट्रीयता की भावना निरंतर जारी रहेगी और हम अपने देश की हर मांग की पूरा करने के लिए अपने आप को उपलब्ध रखेंगे। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों।